नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। अलाइन फ्री स्टडी जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ज्योग्राफी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। इससे पहले संविधान और राज व्यवस्था पर हमने कुछ बातें की थी। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी कुछ पहलू क्लियर किए थे। हर विषय का एक अपना अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है। देखने को वो 7-8 होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 7-7 होते हैं। ये चीज यहां पर भी लागू होती है। दांत में दर्द है तो कान में भी होगा। उसकी वजह है कि वो अंदर से एक धागे में बंधे हैं। तो ज्योग्राफी विषय के साथ भी कुछ ऐसे ही है। तो सबसे पहला विषय में एंट्री करने से पहले, क्रिकेट में पारी में शुरू करने से पहले एक मैनेजमेंट होता है, एक प्लानिंग होती है। तो जीएस की यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम जान लें कि क्या पढ़ना है, क्या तरीके होंगे। तो ये बहुत जरूरी था, इसलिए आज हम आपसे मिले। तो एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा विषय के बीच भी, कुछ हमारे बारे में, कुछ आपके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इतिहास और संविधान का साथ साथ का संबंध है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की सड़क पर चलते हैं तो हमें संविधान की बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। जो संविधान की बिल्डिंग पर हम खड़े होते हैं तो हमें इतिहास की गलियां दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि हम उन्हीं गलियों से कुत्ते फांदते हुए आज आगे बढ़े। ये चीज ज्योग्राफी में भी लागू होती है। ज्योग्राफी की कहानी ये है कि रीजनिंग के 3 वेन डायग्राम अगर यहां पर हम बना दें ऐसे, यूं, तो आप देखेंगे हमारा जो ज्योग्राफी यानी भूगोल है वो यहां पर होगा। इसके एक तरफ इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था होगी, और उसके एक तरफ विज्ञान होगा, साइंस। ये जीएस के सब्जेक्ट हैं। जैसे भाई भाई होते हैं, 5 भाई हैं। तो संविधान और इतिहास की बात हो चुकी है, अब इसकी बात करें। पढ़ना देखिए आपको ये है, और यही पढ़ाएंगे भी हम, लेकिन एक के बहाने 2 और मिल जाएंगे। जैसे स्कीम नहीं आती फैमिली बाजार में, 1 किलो चीनी के साथ 250 ग्राम चाय पत्ती फ्री, 2 पेन खरीदो तो 1 रुमाल भी फ्री। तो एक के साथ हम आपको 2 फ्री दे रहे हैं। हर विषय देखिए अलग अलग है, लेकिन उनके बीच में एक इंटर रिलेशन है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस उसी को निकालना है। और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेखपाल, यूपीएसआई, SSC, जितने बड़े एग्जाम में, वो सिविल सर्विसेज की भी बात करें, इंडिया सीडीएस की भी बात करें, यानी अर्थ से लेकर के फर्श तक, सिविल से लेकर के नीचे तक सिलेबस एक जैसा है। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? साइंस के साथ ज्योग्राफी को मिला दें ऐसे, तो ज्योग्राफी का एक पार्ट तैयार होता है भौतिक भूगोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। इसमें इंडिया भी आ जाएगा और वर्ल्ड भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। यदि हम इकोनॉमिक्स के चश्मे से भूगोल को देखें, साइंस के चश्मे से देखा तो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब होता है कि इस सोलर सिस्टम को, इस अर्थ को, पूरे एटमॉस्फेयर को जानने का वैज्ञानिक ढंग। भारत में अगर मानसून आता है तो क्यों आता है, गर्मियों में ही क्यों आता है, चक्रवात कैसे बनते हैं, अभी हाल ही में तितली आया, आयला आया, लैला आया, रीना आया, कैटरीना आया, साइक्लोन जो आते हैं क्यों आते हैं, इनकी वैज्ञानिक वजह है, वही वजह है भौतिक भूगोल। यानी इस नेचर को समझने का ढंग है भौतिक भूगोल, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा आर्थिक और मानव भूगोल। इंग्लिश में बहुत सिंपल है, इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के सिलेबस के ये 2 पार्ट हैं ऐसे, ठीक। इंडिया के कुछ हैं, कुछ वर्ल्ड के हैं। यही सिलेबस हर एग्जाम का है। अंतर केवल इतना है, लेखपाल, एसआई जैसे एग्जाम में बहुत लाइट क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक रहते हैं, कुछ नहीं रहते, लेकिन पढ़ना हमें लगभग सब होता है। तो हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी आधार पर अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, जो आर्थिक भूगोल है, इसमें हमारा 50% इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ने से कवर हो जाता है। यानी ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे और कुछ बातें इकोनॉमिक्स की अलग से करेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय, बैंकिंग सिस्टम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, ये सब इकोनॉमिक्स के प्योर टॉपिक है, इन्फ्लेशन। लेकिन भूगोल में भी इकोनॉमिक्स है, जैसे क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो लिखने का ना समय है ना मौका है, अभी केवल
विषय को समझना है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे मिनरल्स, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, जैसे ट्रेड, व्यापार, इंडस्ट्री, उद्योग, सेंसस, पॉपुलेशन। आज के जो हॉट टॉपिक हैं जो करंट से जुड़े हुए हैं वो इसमें आएंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी के साथ तो आधी ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगी और आधा इकोनॉमी भी तैयार हो जाएगा। तो ये होगा एक के साथ एक फ्री। लेकिन पहली कोशिश होगी फिजिकल ज्योग्राफी को समझने की। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें इंडिया की हैं, कुछ चीज़ें वर्ल्ड की हैं। हम दोनों को बारी बारी से लेते हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्या उसमें होगा। इतिहास और संविधान को मैंने बताया था अभी पिछले क्लास में कि उसमें स्टोरी का फ्लेवर है। तो ज्योग्राफी एक पिक्चराइज सब्जेक्ट है। हर टॉपिक में एक इमेज का सिस्टम है, तो आप जितना इसको इमेज के थ्रू समझेंगे बहुत आसान। अब कुछ बच्चे तर्क कर सकते हैं कि सर हमें लेखपाल की तैयारी करनी है तो हमें फिगर्स बनाने की, समझने की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए मेरा भी बहुत सिंपल सा जवाब है, मकान आप चाहे एक मंजिल का बनवाओ चाहे बुर्ज खलीफा बनवाओ, नींव तो सब में होती है क्योंकि वो बेस होती है। आप पौधा चाहे तुलसी का लगाएं चाहे यूकेलिप्टस, जड़ें तो सब में होती हैं। बिना बेस के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और कॉन्सेप्ट कोई भी हो बिना बेस के वो बनता नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम चाहे लेखपाल बने चाहे आईएएस, बेस होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। फिगर क्या होता है, हमारा दिमाग पिक्चराइज थ्योरी में काम करता है। आप हर बच्चा साइंटिफिक होता है, लॉजिकल व्यू होते हैं। आप उस तरीके से समझेंगे तो आधी चीज़ें तो आपकी ऐसे तैयार हो जाएंगी। वो तो हमारा काम है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, और सबसे पहले इसमें हम भारत की बात करते हैं, फिर आधी बातें विश्व के साथ। इससे अंदाजा मिल जाएगा कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसी आधार पर हम इसकी एक श्रृंखला शुरू करेंगे। सबसे पहले भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, इसके लेक्चर क्रम से रहेंगे। तो आप हमको दें, ज्वाइन करें, अच्छी चीज़ें लगती हैं तो और आगे फैलाएं। इससे ज्ञान का प्रसार देने में है और बढ़ाने में है। जितना आप देंगे, ज्यों ज्यों डूबे ज्ञान रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बात बहुत गंभीर है और अच्छी है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया। का फिजिकल ज्योग्राफी और उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे। तो उनके कौन कौन से रिलेशन है आपस में, एक को समझेंगे तो दो और समझ में आ जाएंगे। तो आपके ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम साइड में लिखते चलते हैं। भारत की या भारत का भौगोलिक परिचय। अब दोनों मीडियम में अगर एक साथ लिखेंगे, जब हम डिटेल करेंगे क्लास हम पढ़ाएंगे तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अभी फिलहाल ओरल में बता देता हूं, जो बच्चे सीरियस और समझदार हैं उनको कोई शिकायत नहीं होगी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये भारत का एक सामान्य परिचय है, एक जनरल इंट्रोडक्शन। आप जाने तो भारत क्या है, क्यों दुनिया में सबसे अनूठा है। तो इस लेसन में आपको भारत के बारे में जानना है। भारत कहाँ से आया, भारत नाम कैसे पड़ा, कौन से हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो अलग अलग देशों से मिले हैं, हमारी समुद्री सीमाएं क्या हैं, हमारे कौन कौन से कोस्ट हैं और कौन से हमारे आइसलैंड हैं, कौन से विदेशी क्षेत्र हैं जैसे पुर्तगीज क्षेत्र और फ्रांसीसी क्षेत्र जो भारत में आए, कौन कौन सी बाउंड्री हैं जैसे मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, डोरंड लाइन, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आधार पर इसको समझना है। इसमें आपको सबसे पहले जानना है जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं। देखिए, आप किसी देश की अगर पॉलिटिकल बाउंड्री को जानते हैं, उसकी राजनीतिक सीमा को जानते हैं, तो उसकी भौगोलिक सीमा को याद रखना बहुत आसान है। हमने केवल प्रायद्वीपीय भारत को बनाया। ये हमारा एक प्रायद्वीपीय भारत है और आप जानते हैं कि ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, तो वेस्ट में अरब सागर, साउथ में इंडियन ओशन।
तो ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो पूछा जाता है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो अरब सागर के किनारे हैं, कौन से बंगाल खाड़ी के किनारे हैं। हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल राज्य हैं, ठीक। इसके अलावा हमारी जो ओशन बाउंड्री है वो कितने नाटिकल है, 200 नाटिकल मील है, वो क्या है। इस तरीके से अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये जो आइसलैंड है, इनके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब आपके इस टॉपिक का मेनू है जो आपको पढ़ाना है। इस तरीके से जो हमारा उत्तर भारत है उसको जरा देखिए। उसके लिए हम मान लीजिए कि ये आपका हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, और इतने से काम हम चला लेंगे। इसकी इमेज को मैं अलग कर देता हूं। ये दोनों अलग अलग हैं, फिर इसको मत करिएगा। तो भारत के भौगोलिक स्ट्रक्चर में हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेट हैं, इधर पाकिस्तान है तो इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, ये नेपाल है, इधर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है और इधर म्यांमार है। ये हमारे वैसे पड़ोसी, जैसे आपके घर के ईस्ट में शर्मा जी रहते हैं, वेस्ट में वर्मा जी रहते हैं, नॉर्थ में शुक्ला जी रहते हैं, सामने तिवारी जी रहते हैं। तो भारत के ये नाइदर कंट्री हैं। अब कौन कौन से स्टेट इनको कवर करते हैं। अब भारत की अगर बेसिक जानकारी आपको है तो बहुत आसान है, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, इंडिया का मैप निकालिए, 2-4 बार भारत को निहारिए, घूरिए, समझ में आ जाएगा। और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा नहीं बनाता, तो क्लियर हो जाएगा कि उत्तराखंड होगा, यूपी होगा, बिहार होगा, क्योंकि हर चीज सुस्पष्ट है, क्लियर है। इस लेसन में यही सारी चीजें बतानी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस लेसन को हम समझ लेंगे तो हमारी यात्रा शुरू होगी भारत का या भारत की भौगोलिक संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जैसे आपकी बॉडी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, वैसे भारत अगर एक व्यक्ति है तो उसका भी अपना स्ट्रक्चर है। हिमालय सिर के समान है तो साउथ इंडिया उसके साउथ के समान है, उसके पैर के समान है। तो भारत के स्ट्रक्चर में 2 चीजें आपको इसमें पढ़नी है, माउंटेन्स एंड रिवर्स, पर्वत यानी हाइट्स और अपवाह तंत्र नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पर्वत भारत में कितने प्रकार के हैं, नदियां कितने प्रकार की हैं, नदियों पर स्थित नगर कौन से हैं, कौन से हाइड्रो प्लांट हैं, ये चीजें तो बुक्स में आपको मिल जाएंगी। लेकिन नदियां बहती कैसे हैं, पर्वत बनते कैसे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें इस लेसन को पढ़ना पड़ेगा। तो जहां माउंटेन होंगे वहां नदियां होंगी, तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी। अब जैसे नॉर्थ में ये हमारा भारत है, तो आप सबको पता है कि हिमालय उत्तर भारत में है। तो हिमालय में कई लेयर्स हैं, जैसे काराकोरम है, कैलाश मानसरोवर है, लद्दाख है, जास्कर है, ग्रेट हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। ये सब हमारा हिमालय है, ठीक। इन्हीं पर्वतों से कई नदियों का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। और भारत में नदियों का अववाह तंत्र 2 प्रकार का है, नॉर्थ यानी हिमालय का अववाह तंत्र और दक्षिण भारत का अववाह तंत्र। हिमालय की जो नदियां हैं वो एवरग्रीन हैं, सदा नीरा हैं, क्योंकि वर्ष पर वो पानी से भरी रहती हैं, बिकॉज उनका बेस होता है ग्लेशियर या हिमनद, ठीक। जैसे जो हिमालय का सिस्टम है, इसके ईस्ट में इंडस नदी यानी सिंध नदी का बहाव है, ये इंडस हो गई, इसका अववाह तंत्र है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, इनको देखेंगे आप, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। मिडिल में गंगा और यमुना का अववाह तंत्र है, इससे हमारा बीच का भारत बनता है। और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है। तो इस तरीके से जब आप हिमालय पढ़ेंगे तो सबसे पहले हिमालय के माउंटेन सिस्टम को समझाना है, फिर रिवर सिस्टम को बताना है। तो उसमें थोड़ा समय भी लगेगा, लेक्चर को उसी तरीके से हम
डिवाइड करते चलेंगे। लेकिन आज केवल जैसे कोई मूवी जब आने वाली होती है तो 5 से 10 मिनट उसका एक ट्रेलर यूट्यूब पर आपने देखा होगा, 5 से 10 मिनट में एक अंदाजा मिल जाता है कि मूवी में है क्या, तो समझ लीजिए उसी टाइप का है। तो बड़े बड़े टॉपिक हैं और इससे एक एनालिसिस मिल जाएगा कि हम किस दशा में जा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से जब हम साउथ इंडिया को पढ़ेंगे, साउथ इंडिया में भी कई हाइट्स हैं जिनको पर्वत की जगह हम पठार कहते हैं। उनसे कई नदियां निकलती हैं, जैसे अरावली, जैसे विंध्याचल, जैसे सतपुड़ा, जैसे वेस्टर्न कोस्ट और जैसे ईस्टर्न कोस्ट, जैसे नीलगिरी। ये सब साउथ के माउंटेन हैं और इन्हीं से हमारी नदियों का बहाव होता है। बस ध्यान ये रखना है, जो ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न साइड है, ये ईस्ट या वेस्ट, ये अरब सागर। तो जो नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं, जिनका माउथ ईस्ट की तरफ है, मुहाना, वो डेल्टा बनाती हैं। देखिए, जब आपको मैं हिमालय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंडिया पहले अफ्रीका के साथ ज्वाइंट था, धीरे धीरे ये ऊपर उठा और एशिया में शिफ्ट हो गया और उसकी जो ढाल है वो कुछ ऐसे हो गई। मकान की छती आपकी अगर ऐसे है तो पानी कितना भी हो वो उधर भागेगा, सिंपल सी बात है। तो जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ईस्ट में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टाई रिवर्स हैं, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू और कावेरी। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ही जानते हैं ओरल। बस ये कि कुछ नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ गिरती हैं। अब डेल्टा क्या है ये भी जानना है। डेल्टा नदी का बुढ़ापा है। जब नदी ओल्ड हो जाती है तो उसकी जो मेन ब्रांच है वो कई ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक पंजे के आकार का शेप बनता है ऐसे। नदी जब पहाड़ों पर होती है तो वो युवा होती है, जैसे युवा हैं आप, तो एनर्जी भरी होती है। पहाड़ों पर कूदती फांदती, जंपिंग जपांग, जंपिंग जंपिंग, जो सामने आता है वो चूर चूर हो जाता है। जो नदी में युवावस्था है, एनर्जी है, इसलिए पहाड़ों पर घाटियां बन जाती हैं। लेकिन कब तक? जब तक है जान। फिर वही नदी जब मैदानों में आती है, देखिए जब गंगा हरिद्वार से आगे बढ़ती है, इलाहाबाद तक आते आते नदी की हालत खराब हो जाती है, ढाल कम हो जाती है। तो नदी में कई कलेक्शन अवसाद आ जाते हैं, बालू, मिट्टी, कंकड़। नदी का पानी कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये नदी का मैच्योर स्टेज है, एडल्टहुड स्टेज है। नदी युवावस्था यानी पहाड़ों पर बरूढ़ थी, तो मैदानों पर आते आते वो बन जाती है आमिर खान, सलमान खान टाइप की, जो पूरी तरीके से ना तो युवा है ना वृद्ध है। फिर धीरे धीरे वही नदी कोस्ट पर आती है, क्योंकि नदी वैसे ही है जैसे हम हैं, नेचर ने किसी को नहीं छोड़ा। नेचर के रूल्स सबके लिए जैसे जो आया है वो जाएगा, रहना नहीं देश वीराना है। बस अंतर इतना है, हम लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेंडेंसी 60-70 साल की है, पहाड़ों की हजारों साल की है और नदियों की भी उतनी साल की। लेकिन बहना सबको है, जाना सबको है, क्योंकि जिंदगी का बहाव है जो रुकता कभी नहीं है। तो नदी जब कोस्ट पर आती है तो ढाल कम होने से नदी का पानी कई हिस्सों में डिवाइड होता है ऐसे, और यहाँ पर मैंग्रोव वन डेवलप होते हैं। इसी स्टेज को हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखना, जो नदी ईस्ट में आती है वो डेल्टा ही बनाती है। इसलिए जो नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और पूरब में गिरती हैं, ये ईस्ट है, तो वो डेल्टा बनाती हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से जो नदी वेस्ट में जाती है इधर, वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि हमारी जो ढाल है वो ऐसे है, पानी का बहाव ऐसे हो रहा है, इधर माउंटेन है। तो जो नदी इधर गिरती है, जैसे नर्मदा, जैसे ताप्ती, जैसे पेरियार, ये सब नदियां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है छत पे पानी भर दीजिए आप और पूरा पानी नीचे पाइप से गिरे एक सीधी ढाल में, धार में, वो एस्चुरी है। वही पानी मैदान में आ जाए, जगह जगह कलेक्ट हो जाए, जो कि मैदान प्लेन होते हैं, तो वो डेल्टा है। नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी जितनी बालू मिट्टी होती है वो समुद्र में मिल जाती है, इसलिए इसको ज्वार, नद, मुख या एस्चुरी बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी रिवर्स हैं,
ये तो इस तरीके से भारत में जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इस टाइप के टॉपिक आएंगे। तीसरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जलवायु, क्लाइमेट। इसी क्लाइमेट में आपको कई टॉपिक मिल जाएंगे। जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो जलवायु के साथ भारत में वर्षा क्षेत्र, इसी के साथ भारत में वन क्षेत्र, इसी साथ कृषि और मिट्टी, ये सारे टॉपिक जलवायु के अंदर इनबिल्ट हैं, छुपे बैठे हैं। जलवायु का मतलब होता है भारत एक मानसूनी देश है और इस समय मानसून का सीजन है। भारत में 4 ऋतुएं हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4, 5वां मौसम ... वैसे प्यार है मूवी में, लेकिन हमारे 4 ही मौसम है। तो जुलाई से सितंबर तक हमारे यहाँ रेन सीजन होता है, क्योंकि हम नियरेस्ट ऑफ सन होते हैं। तो इस समय जुलाई चल रहा है, आषाढ़ है, फिर सावन आएगा। तो इस आधार पर मानसून भारत में सक्रिय है और इसी आधार पर जब भारत में वर्षा होती है, मानसूनी विंड्स चलती हैं तो पूरे भारत में वर्षा करती हैं। तो क्लाइमेट कैसे बनती है, भारत का मानसून कैसे एक्टिव होता है, जैसे जैसे भारत में समर सीजन आएगा हवाएं साउथ से नॉर्थ चलने लगती हैं और इस तरीके से वो पूरे भारत को कवर करती हैं, कुछ इस तरीके से। और उसका सिद्धांत जब साइंस का है, साइंस में आपने पढ़ा होगा विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। तो समर सीजन में हम लोग जब होते हैं तो हमारे यहाँ समर होता है, साउथ में विंटर होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और इस आधार पर इसको देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है। अब बर्ड ज्योग्राफी की बात फिर हम अगली मुलाकात में कभी करेंगे। ये हमारा इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। जब समर सीजन होता है तो हमारे यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, हवाएं चलती हैं ऐसे। समुद्र की जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, वो यहाँ से ऊपर उठती है और हवाएं चलती हैं ऊपर की तरफ, चलो चलो इंडिया चले हम। और इस तरीके से भारत में मानसून एक्टिव हो जाता है। ये हमारा समर मानसून है। ऐसे ही मानसून लौटता भी है। तो जब ये मानसून आता है और पूरे भारत में पानी पहुंचाता है तो कहीं वर्षा कम होती है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है। अब कहाँ कम कहाँ ज्यादा ये तो पढ़ाने पर पता चली जाएगा। तो जैसी वर्षा होगी वैसे ही वन होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात है। और जैसी वर्षा होगी वैसे ही कृषि होगी, और जैसी वर्षा कृषि वन होंगे वैसी मिट्टी होगी। जैसा आप खाएंगे वैसे शरीर को लगेगा। अच्छा प्रोटीन खाएंगे, अच्छा दूध पिएंगे तो शरीर में वैसे ही मिनरल्स एक्टिव होंगे। कुछ नहीं खाएंगे तो शरीर वैसे होगा। यहाँ भी वही चीज है। तो भारत में कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो ज्यादा पानी चाहती हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कम पानी चाहती हैं। तो भारत में जहां वर्षा मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो वहां पर फॉरेस्ट होंगे एवरग्रीन, सदाबहार, जैसे रबड़। और कृषि कौन सी होंगी फसलें, चाय, मसाले, कॉफी, ये सब होगा। वर्षा और कम होती जाएगी तो जो वन होंगे वो पत्तियां गिराएंगे, तराई वन होंगे जैसे साल, सागौन, शीशम। तो वो भारत में कहाँ कहाँ है ये। इस तरीके से यहाँ पर जो क्रॉप्स होंगी वो गन्ना और चावल होगा। तो इनमें पानी थोड़ा सा कम चाहिए। बीच का जो भारत आप देख रहे हैं, यहाँ वर्षा इधर से भी कम होगी, उधर से भी कम होगी। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, मान लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे वो पत्ते और गिराएंगे कम, ज्यादा वो ड्राई वन होंगे, जैसे पीपल, बरगद, आम, जामुन, महुआ, शीशम। हम लोग इसी क्लाइमेट में हैं। और यहाँ पर जो क्रॉप्स होंगी वो कौन सी होंगी, रबी की क्रॉप्स होंगी और बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं। समरी यही है कि वर्षा के आधार पर हम कृषि और वन को डिसाइड करते हैं। आप अगर मानसून की चाल समझ लें तो आप मानसून से संबंधित क्वेश्चन भी जान जाएंगे, भारत में वर्षा कहाँ ज्यादा कम होती है ये भी जान जाएंगे, वन भी समझ में आ जाएंगे, भारत में वन कितने प्रकार के हैं, कौन किन राज्यों में हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं। तो लेकिन हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था जाने, उसके आधार पर भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर जाने, फिर क्लाइमेट को जाने, बाकी चीजें जो बचती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, जनगणना है, ये सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स के हैं जो इसमें भी आ जाएंगे, उसमें भी। तो यही सारी चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है। सिलेबस लगभग एक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस आपको अक्षांश, देशांतर, सोलर सिस्टम,
पृथ्वी की गतियां, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर यानी जलवायु को समझना है। तो इसी तरीके से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी सिलेबस हैं जीएस के और पूरी टीम है वो चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जो भी एग्जाम सामने होंगे वो सब में फ़ायदा करेंगे, विशेषकर लेखपाल, वनडे एग्जाम जितने भी। और इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द आपसे इसी सेशन में मुलाकात होगी, जिससे बात को हम उसी तरीके से गंभीरता से रखेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।